अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। तो बड़ा दिलचस्प टॉपिक है बच्चों, जिसमें एक कॉइल की अपनी ही करंट चेंज होती है तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से एक करंट इंड्यूस हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें अपनी ही करंट के चेंज होने से इंडक्शन हुई है। तो द फिनोमेना इन विच ए चेंजिंग करंट इन ए कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ इस सिचुएशन में हम इसे देखते हैं। यहाँ हमने एक कॉइल ली, कोर मटेरियल एक फ्रेम के ऊपर वो बाउंड है, और इसके साथ एक बैटरी सोर्स है और एक रियोस्टैट लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर डीसी बैटरी दिखाई गई है जिसका कांस्टेंट लेवल होगा। तो करंट को चेंज करवाना यहाँ पर ज़रूरी था, इसलिए यहाँ रियोस्टैट लगा दिया, वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया। तो इस वेरिएबल रजिस्टर की मदद से जब हम करंट को चेंज करेंगे तो करंट के चेंज होने से इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। तो अगर करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और अगर कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो हर दो सूरतों में जो चेंज आया है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो जाहिर है इस एक टर्न की अगर बात करें तो इसके फ्लक्स में, इसके फील्ड में जो चेंज आया है वो इन सब में से पास हुआ है। इसकी बात करें तो इसके फ्लक्स में जो चेंज आया है तो वो बाकी सब में से पास हुआ है। इसी तरह से इसमें इस टर्न की बात करें, इस लूप की बात करें, तो इसकी करंट में जो चेंज आया है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया है वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाकी सब में से पास हुआ है। तो इस तरह से अपनी ही करंट के चेंज होने से जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल ने खुद ही फील किया है, उसकी वजह से इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी और एक करंट इंड्यूस होगी। तो उस करंट को और उस ईएमएफ को हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। तो एक बात याद रखें कि अगर ये डीसी सोर्स ना हो, एसी सोर्स हो, तो वहाँ पर रियोस्टैट की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ चूँकि हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वैसे ही चेंज होती रहती है, अल्टरनेट होती रहती है, तो वहाँ इंडक्शन कंटिन्यूसली होती रहेगी। तो यहाँ हम दो डेफिनेशंस कर लेते हैं कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है उस कॉइल के अंदर ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स ओन मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड या इसको ये कह लें कि ड्यू टू चेंज इन करंट इन द सेम कॉइल। तो दोनों काम हुए, करंट चेंज हुई है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है उसका नाम है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी? सेल्फ इंडक्टेंस उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसकी वजह से कॉइल अपोज करती है एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल दैट अपोजेस एनी चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो यहाँ हमने डिस्कस करना है कि जब करंट को बढ़ाएंगे तो बढ़ती हुई करंट की वजह से जो इंडक्शन होगी, जो करंट बनेगी, वो इस बढ़ती हुई करंट को कम करने का सबब बनेगी। और अगर कम होती हुई करंट की वजह से इसमें इंडक्शन होगी, तो जो इंड्यूस करंट बनेगी वो उस कम होती हुई करंट को बढ़ाने का बायस बनेगी। तो सेल्फ इंडक्टेंस उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो अपोज करती है, जिसकी वजह से एक कॉइल अपोज करती है एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ करंट को। तो यहाँ एक बात याद रखना है, जिस तरह वहाँ भी बात हुई कि स्टेडी डायरेक्ट करंट के लिए इंडक्टेंस नहीं होती। स्टेडी डायरेक्ट करंट अगर हो, ये रियोस्टैट बिना लगाया हो, कॉन्स्टेंटली यहाँ से करंट जा रही हो, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना भी स्ट्रांग हो, उसकी वजह से इंडक्टेंस नहीं होती। इंडक्टेंस सिर्फ उस वक्त होती है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। और जब एसी फ्लो करेगी सर्किट में, तो उस वक्त इंडक्टेंस एक्सिबिट ज़रूर होगी। इसमें तो हमें इस चैप्टर में भी और आगे भी डिटेल से बातें करना है। तो काज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? यानी ये प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी कि जिसकी वजह से अपोज किया कॉइल ने एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ करंट को, तो ये काज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से ही है। इसका सेल्फ इंडक्टेंस का काज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। चलें आगे बढ़ते हैं और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला देखते हैं कि क्या बनता है, वो किन बातों पे डिपेंड करती है। तो लेट
फाई इज़ द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न, कि किसी एक लूप में से, किसी एक टर्न में से फाई फ्लक्स पास हो रहा है। तो टोटल टर्न्स चूँकि n टर्न्स हैं, इसलिए टोटल फ्लक्स जो इस पूरी कॉइल में से पास होगा वो होगा n इंटू फाई। तो हमें यह भी पता है कि जो फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्लक्स का फार्मूला B डॉट A होता है, तो इसमें B के प्रोपोर्शनल हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूला ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड के केस में हमने लिखा कि I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ से इस प्रोपोर्शनैलिटी को आप समझ सकते हैं। तो इसके मुताबिक फिर n फाई जो होगा टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी कॉइल दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और जब इसको इक्वालिटी में लिखेंगे तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा L। इस L को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ से L को अगर सेपरेट करें तो ये n फाई बाई I बनेगा। तो यहाँ इसे हम डिफ़ाइन नहीं करेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ के डिफ़ाइन करते हैं और फिर इन फैक्टर्स को की बात करेंगे कि ये फैक्टर्स किस तरह से असरअंदाज होते हैं L के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ EL इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। इसमें से n चूँकि कांस्टेंट है, इसको डेल्टा के अंदर ले जाएं, यानी इसने चेंज नहीं होना, तो इसको अंदर लिखते हैं, डेल्टा को बाहर लिखते हैं, तो इसका फिर भी मतलब यही होगा कि चेंज फ्लक्स नहीं होना है। तो अंदर लिखने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि n फाई हो गया, और n फाई की वैल्यू यहाँ से हम उठा के जब लिखेंगे तो ये L इंटू आई आ जाएगी। तो ये वैल्यू जब हमने लिख दी L इंटू आई, तो यहाँ से अब देखें कि L कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम देख चुके हैं, यानी कांस्टेंट है। तो इस L को जिस तरह से n को अंदर ले गए थे और बाहर भी ले जाया जा सकता है, इसी तरह से L को भी यहाँ डेल्टा के बाहर लिखा जा सकता है। तो EL हो जाएगा L इंटू डेल आई बाई डेल टी, जैसा कि यहाँ आपको दिखा दिया कि L आपको दिखा दिया डेल आई बाई डेल टी। L को हम डेल्टा से बाहर ले गए, तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी में से लिख दें तो EL विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, यानी सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू दी कॉइल। जितना तेज़ी से करंट चेंज होगी, यहाँ करंट जितना तेज़ी से चेंज होगा उतना ही तेज़ी से फ्लक्स चेंज होगा, उतनी ही ज़्यादा इंडक्शन होगी, इसका ये मतलब है। तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि सेल्फ इंड्यूस्ड EMF उस चेंज को अपोज करेगी जो उसे बनाने का बायस बनेगा। अगर बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, बढ़ती हुई करंट इसका काज है, तो ये उसको कम करने की कोशिश करेगी, और अगर कम होता हुआ फील्ड या कम होती हुई करंट इसका काज है तो ये उसको भी अपोज करेगी, यानी उसको बढ़ाने का बायस बनेगी। तो कभी कभी अपना सिर्फ नेगेटिव होने से, माइनस साइन होने से हमारे जहनों में जो इसका नेगेटिव कैरेक्टर ही जाता है, तो कभी कभी ये पॉजिटिव भी हो जाता है स्टूडेंट्स, कि जब करंट कम हो रही हो कॉइल में तो यही इंड्यूस्ड EMF, चूँकि इसकी आदत है सिर्फ चेंज को अपोज करना, काज को अपोज करना, तो उस काज को अपोज करते हुए ये उस कम होती हुई करंट को बढ़ाने का बायस भी बन ही जाएगी। तो बहरहाल ये तो लॉजिकल बात हुई है, प्रैक्टिकली जो बात हमने पहले की वो हो गई है। तो L को हम डिफ़ाइन करेंगे इस फार्मूला की रूह से कि L यहाँ रखें, इसको डेल्टा आई बाई डेल्टा टी को दूसरी साइड पर ले जाएं, तो ये EL के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से L यानी सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन इटसेल्फ इन द सेम कॉइल। तो ये रेशियो है इन दो चीज़ों की। तो यहाँ से ही इसका यूनिट देखें तो इसके यूनिट का नाम दिया गया है हेनरी को, जोसेफ हेनरी को ऑनर करते हुए हेनरी के नाम पर। तो 1 हेनरी विल बी इक्वल टू, यहाँ से ही देखें कि EL यानी EMF का यूनिट वोल्ट, एम्पेयर और यहाँ सेकंड। तो वोल्ट लिखें 1 वोल्ट बाई 1 एम्पेयर पर सेकंड, तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा और A ऊपर जाएगा अगर, तो इसको इन्वर्स में लिखेंगे। तो वोल्ट सेकंड एम्पेयर इन्वर्स इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विच इज़ कॉल्ड हेनरी। तो इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 1 हेनरी if an EMF of 1 volt is induced in it due to the change in current at the rate of 1 ampere per second in the same coil। तो अब आए हम ये देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स पर
इंडक्टेंस डिपेंड करती है। तो एक सिंपल बात जो याद रखनी है वो ये है कि एनीथिंग दैट अफेक्ट्स मैग्नेटिक फील्ड आल्सो अफेक्ट्स द इंडक्टेंस, यानी हर वो चीज़ जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाने का बायस बने, इसका मतलब है उसने इंडक्टेंस को भी चेंज किया है। तो यहाँ शेप ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, relative permeability of the material surrounding the coil और nature of the core material, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर इंडक्टेंस डिपेंड करती है। तो नेचर इसमें मेन जो हमारा वास्ता पड़ता है वो इस तरह से है कि नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ाने से इंडक्टेंस बढ़ जाएगी। नेचर ऑफ कोर मटेरियल अगर अच्छा हम मैग्नेटिक मटेरियल जैसा कि आयरन कोर है वो इस्तेमाल कर लें तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगी। रिलेटिव परमेबिलिटी हाई हो अगर सराउंडिंग मटेरियल की तो इससे भी उस पर वो बढ़ जाएगी। और बेहतरीन होता है कि शेप अगर सिलेंड्रिकल शेप है तो ऐसी कॉइल ज़्यादा कामयाब होगी। कॉइल्स को अपनी इंडक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से इंडक्टर्स भी कहते हैं, और एक ऐसा इंडक्टर जिसमें एक अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है, यानी उसकी रेजिस्टेंस बहुत समाल होती है और वो सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसे मटेरियल को, एसी सर्किट्स की बात हो रही है, एसी सर्किट्स में ऐसे इंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं और इन्हें चोक का नाम दिया जाता है। इनका असल मकसद होता है करंट को कंट्रोल करना विदाउट डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसकी मज़ीद डिटेल्स में इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट चैप्टर में जाना है। तो इंडक्टर्स ग्रेट रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, इलेक्ट्रोकेमिकल सर्किट्स में, और इसी तरह से वायरलेस सर्किट्स में इनका अहम रोल होता है। तो चूँकि हमने ये कैरेक्टर देखा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का कि वो अपने काज को अपोज करती है, इस नेगेटिव साइन ने ये हमें बताया, तो इस मुनासबत से उसका नाम होता है बैक ईएमएफ। कि नेगेटिव साइन शोज दैट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज विच प्रोड्यूसेस इट, दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ। लेंज़ेस लॉ ने हमें ये बताया था। तो लास्ट पर हम इसको मज़ीद देख लेते हैं कि अगर कॉइल में से करंट इंक्रीज़ करेगी तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्राई करेगी कि उस करंट, बढ़ती हुई करंट को कम करे, और व्हेन करंट इन द कॉइल इज डिक्रीज्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्राइज टू इंक्रीज द करंट, ये उस करंट को बढ़ाने का बायस बनेगी, एड्स इट, बढ़ाती है। और इन अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट्स के लिए इंडक्टर बिहेव लाइक रेजिस्टर्स, यानी वहाँ इतनी तेज़ी से डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज होता है कि इतनी ज़्यादा इंडक्शन हो जाती है कि वो उस एसी को, यानी अपने काज को ब्लॉक ही करने लग जाती है, यानी उसे पास करने नहीं देती है।